हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय की सीरीज में हमने आपके प्रथम अध्याय मातृभूमि की संपूर्ण व्याख्या को और कवि परिचय को पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। उसी कड़ी में आज की इस क्लास में हम प्रथम अध्याय मातृभूमि के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले सत्र में आपकी जो किताबें हैं वो सारी की सारी बदल गई हैं और नई पुस्तक के अनुसार हमने आपकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और लगभग गणित विषय को करवा रखा है। उन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप बाकी सब विषय को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न उत्तर की ये क्लास शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर जो पहला भाग है वो है मेरी समझ से। कौन से प्रश्न है? मेरी समझ पर आधारित प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो प्रश्न है, आपको सही विकल्प का चयन करना है और जो सही उत्तर है उसके सामने क्या बनाना है? आपको तारा बनाना है, यानी कि स्टार बनाना। अब क का पहला प्रश्न। क का पहला प्रश्न है कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? प्रश्न क्या कह रहा है? हिंद महासागर के लिए इस कविता के अंदर कौन सा शब्द आया है वो आपको बताना है। तो हिंद महासागर के लिए इस कविता में जो शब्द आया है वो शब्द आया है सिंधु शब्द। कौन सा शब्द आया है? सिंधु शब्द यहाँ पर आया है। यानी कविता में सिंधु शब्द का तात्पर्य किससे है? हिंद महासागर से है। ठीक है, क्योंकि हिंद महासागर एक समुद्र है और कवि कह रहा है कि हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में स्थित एक समुद्र है, वो मानो भारत माता के क्या कर रहा हो? भारत माता के पैरों की वंदना कर रहा हो। तो यहाँ पर सिंधु का मतलब सागर या समुद्र से है और सागर या समुद्र यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हिंद महासागर के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा देखें, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, मातृभूमि कविता के अंदर मुख्य रूप से भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना या प्रशंसा की गई है। जब हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा था कि इस मातृभूमि कविता के अंदर कवि ने भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है कि उत्तर में विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में आपका उत्तर का विशाल मैदान और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, और भारत के पश्चिम में थार का मरुस्थल, और भारत में बहने वाली गंगा, सिंधु, यमुना जैसी नदियां भारत की सुंदरता को क्या करती है? बढ़ाने का काम करती है। तो मातृभूमि कविता के अंदर कवि ने मुख्य रूप से भारत की प्राकृतिक सुंदरता की यहां पर बात की है। आगे बात करें, ख है। ख प्रश्न कह रहा है कि अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। यानी पहले प्रश्न में आपने सिंधु शब्द क्यों चुना और दूसरे प्रश्न में आपने भारत की प्राकृतिक सुंदरता को क्यों चुना, इसके पीछे क्या कारण है, यह आपको अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करनी है। तो देखो, पहले प्रश्न में हमने हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द को क्यों चुना था? क्यों? क्योंकि हिमालय के चरणों में घूमने वाले सिंधु का संदर्भ यहाँ पर किससे है? हिंद महासागर से है। इस वजह से यहाँ पर पहले प्रश्न में हिंद महासागर के लिए जो शब्द यूज हुआ था वो कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? वो कविता के अंदर सिंधु शब्द प्रयुक्त हुआ है। और दूसरे प्रश्न में हमने भारत की प्राकृतिक सुंदरता को क्यों चुना है? क्योंकि कविता की शुरुआत के अंदर ही हिमालय, नदियों में गंगा, यमुना और सरस्वती, झरनों, चहकती चिड़ियाओं और मलय पर्वत के वर्णन से ही कविता की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। और पूरी की पूरी इस कविता में जो कवि है वो भारत की भूमि को श्रवण भूमि और पुण्य भूमि बताते हुए इसके प्राकृतिक वैभव, प्राकृतिक सुंदरता को मुख्य आधार यहाँ पर कवि ने बनाया है। इस यानी कुल मिला के कविता के अंदर भारत की भौगोलिक या प्राकृतिक सुंदरता का बखान किया गया है। अतः हमने दूसरे प्रश्न में इस उत्तर का चयन किया। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न है वो है मिलकर करें मिलान आधारित प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? मिलकर करें मिलान आधारित प्रश्न है। देखो, सबसे पहले पहला शब्द है
वो है हिमालय। तो हिमालय के लिए आप क्या मिलान करेंगे कि भारत की उत्तरी सीमा पर फैली हुई पर्वतमाला। 10 नंबर का जो पॉइंट है वो है आपके हिमालय से संबंधित। तो एक का मिलान आप किससे करेंगे? एक का मिलान करेंगे 10 नंबर। फिर दूसरा शब्द है त्रिवेणी। कौन सा शब्द है? त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब क्या होता है? तीन नदियों की मिली हुई धारा या फिर संगम। तीन नदियों की धारा जहां पर मिलती है, जहां पर तीन नदियों का संगम होता है, उसे कहा जाता है त्रिवेणी। तो दो का मिलान किससे करेंगे? 4 से। तीसरा है मलय पवन। तीसरा शब्द कौन सा है? मलय पवन। मलय पवन का मतलब है कि दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु की यहां पर बात हो रही। तो तीसरे का मिलन किससे करेंगे आप? छठे से करेंगे। फिर अगला शब्द है वो है सिंधु शब्द। कौन सा शब्द है? सिंधु शब्द। तो सिंधु का मिलन आप किससे करेंगे? तो यहां पर सिंधु का मतलब है एक समुद्र या फिर एक सिंधु नदी का नाम भी हो सकता है। तो चौथे का मिलान करेंगे आप 8वें से। आगे देखो 5वां, गंगा यमुना। तो गंगा यमुना क्या है? ये भारत की प्रसिद्ध नदियां है। क्या है? भारत की प्रसिद्ध नदियां। तो 5वें का मिलन किससे करेंगे? तीसरे से। अगला शब्द है रघुपति। रघुपति यहां पर किसके लिए आया है? तो रघुपति जो शब्द है वो यहां पर श्री रामचंद्र जी के लिए आया है, जो दशरथ के क्या थे? पुत्र थे। तो छठे का मिलन किससे करेंगे? 5वें से। फिर 7वां है वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण यहां पर किसके लिए आया है? तो वो आया है आपके वसुदेव के पुत्र वासुदेव के लिए। तो 7वें का मिलान करेंगे दूसरे से। फिर अगला शब्द है सीता। सीता यहां पर किसके लिए आया है? तो सीता आया है जनक की पुत्री जानकी के लिए। 8वें का मिलान करेंगे 90 से। फिर गीता। गीता यहां पर क्या है? एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए। यानी 90 का मिलान किससे करेंगे? 7वें से। 10वां है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध 10वें का मिलान करेंगे पहले वाक्य से। एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो इस तरह आपको कविता के अंदर जो आपने चीजें पढ़ी है उसके आधार पर शब्दों का उनके अर्थ से मिलान करना था। ठीक, बिल्कुल सरल प्रश्न था। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पर चर्चा आधारित प्रश्न। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है, इन पंक्तियों को अच्छे से पढ़ना है और फिर इनका क्या अर्थ आपको समझ में आया वो अर्थ लिखना है। देखो पंक्तियां क्या है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यहां पर दो पंक्तियां है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमारी मातृभूमि भारत है, वो शक्ति और शांति दोनों का संगम है। हमारी जो मातृभूमि भारत है वो शक्ति और शांति दोनों का संगम। यह युद्ध भूमि भी है क्योंकि यहाँ के वीरों ने धर्म और न्याय के लिए कई सारे युद्ध लड़े हैं। और ये क्या भूमि है? यह बुद्ध भूमि भी है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर पूरी दुनिया को अहिंसा और दया का संदेश दिया है। कभी कह रहा है यही वो मेरी मातृभूमि है और यही वो मेरी क्या है? जन्मभूमि। तो कभी यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि भारत जो मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, वो शक्ति और शांति दोनों का संगम। यह युद्ध भूमि भी है क्योंकि यहाँ के वीरों ने धर्म और न्याय के लिए हजारों युद्ध भी लड़े हैं। और ये बुद्ध भूमि भी है क्योंकि इसी भारत भूमि पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर पूरी दुनिया को शांति, अहिंसा और दया का संदेश भी दिया। ठीक, आगे बात करें। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए प्रश्न, कविता के आधार पर। पहला प्रश्न है
वो है कि कोयल कहाँ रहती है। तो कोयल घनी अमराइयों यानी आम के बागों में रहती है। कोयल कहाँ रहती है? घनी अमराइयों यानी आम के बगीचों में रहती है। दूसरा प्रश्न है वो है तन मन कौन संवारती है। तो तन मन को कौन संवारती है? मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित जो पवन है, जो हवाएं हैं, वो क्या करती है? तन मन को संवारने का काम करती है। तीसरा है कि झरने कहां से झरते हैं। तो झरने कहां से झरते हैं? झरने हैं वो पहाड़ियों से झरते हैं। कहां से झरते हैं? पहाड़ियों से। आगे बात करें, चौथा प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था। तो श्री कृष्ण ने बंसी के साथ पवित्र गीता का ज्ञान सुनाया। श्री कृष्ण ने बंसी के साथ पवित्र गीता का क्या किया था? पवित्र गीता का ज्ञान सुनाया। पांचवा प्रश्न है अगला कि गौतम बुद्ध ने किसका यश बढ़ाया। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मातृभूमि यानी भारत का यश मान बढ़ाया था। का मान बढ़ाया था? अपनी मातृभूमि भारत का मान बढ़ाया था। आगे बढ़े हम, अगला प्रश्न है इसी का ख भाग लहर और चहर के आधार पर। प्रश्न कह रहा है कि कहां कहां छटा शहर रही है। तो मातृभूमि के पग पग यानी प्रत्येक कदम पर सुंदरता की जो छटा है वो चहर रही है। मातृभूमि के पग पग पर प्रत्येक कदम कदम पर सुंदरता की जो छटा है, जो आभा है, वो चहर रही है। दूसरा प्रश्न है किसका पानी लहर रहा है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी जो त्रिवेणी नदियां है, इनका पवित्र नदियों का पानी क्या कर रहा है? लहर रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी त्रिवेणी, इन पवित्र नदियों का पानी लहर रहा। ठीक, आगे बढ़े, अगला प्रश्न फिर से है, वो है आपका मिलान आधारित प्रश्न। यहां पर कविता की पंक्तियों को उनके मिलते जुलते भाव वाले अर्थों के साथ क्या करना है? आपको मिलाना है। देखो यहां पर पहली पंक्ति, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो यहां पर इसका मतलब किससे है? दूसरे से, कि मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है और वह भूमि मेरी मां के समान है। तो पहले कथन का मिलान किससे करेंगे? दूसरे के साथ। एक का मिलान करेंगे दो के साथ। दूसरा कथन है चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में। का मतलब है कि यहाँ आम के घने उद्यान हैं, बगीचे हैं, जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। और तीसरा है अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है ना। यहाँ पर देखो चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो यहाँ पर इसका मिलन आप किससे करेंगे? तीसरे से कर लेंगे, है ना। दूसरे का मिलन किससे करेंगे? तीसरे से। और तीसरे का मिलन किससे करेंगे? तीसरे का मिलन कर देंगे पहले से। तो पहले का मिलन करना है दूसरे से, दूसरे का मिलन करना है तीसरे से, और तीसरे का मिलन करना है पहले से। अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है, इसका मतलब है यहाँ पर आम के घने उद्यान हैं, जिनमें कोयल आदि पक्षी क्या कर रहे हैं? चहचहा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े हम, अगले प्रश्न है आपके, वो है अनुमान या कल्पना से। कौन से प्रश्न है? अनुमान या कल्पना से। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है आपका वो दोबारा से है मिलान आधारित प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? मिलान आधारित प्रश्न। देखें यहाँ पर स्तंभ 1 में कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है और स्तंभ 2 में उनका भावार्थ दिया गया है। तो हमें सही अर्थ के साथ में मिलान करना है। देखो यहाँ पर पहली पंक्ति है वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका मतलब है कि मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है और वह भूमि मेरी मां के समान है। तो पहले का मिलान किससे करेंगे आप? पहले का मिलान कर देंगे दूसरे से, है ना। पहली पंक्ति का मिलान करेंगे दूसरे अर्थ से। दूसरी पंक्ति है चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में।
तो इसका मिलान करेंगे आप तीसरे से कि यहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। और तीसरी पंक्ति है अमराइया घनी है कोयल पुकारती है। मतलब यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि जैसे पक्षी क्या कर रहे हैं, छह रहे हैं। तो पहले का मिलान दूसरे से करना था, दूसरे का मिलान आप तीसरे से करेंगे और तीसरे का मिलान है वो पहले से कर देंगे। ठीक, आगे बढ़े। अगले प्रश्न है आपके अनुमान या कल्पना से। तो प्रश्न है अमराइया घनी है कोयल पुकारती है। तो कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही हो। तीन प्रश्न है। पहली बात तो अमराइया घनी है कोयल पुकारती है, यहां पर कोयल किसको पुकार रही है, क्यों पुकार रही है और कैसे पुकार रही है। तो पहला प्रश्न कि कोयल क्यों पुकार रही होगी। तो जो कोयल है वो आम के घने बागों यानी अमराइयों को देखकर और वसंत ऋतु के आगमन की खुशी में पुकार रही होगी। फिर दूसरा है किसे पुकार रही होगी। तो वह शायद जो कोयल है वो अपने साथियों को बुला रही होगी या फिर प्रकृति की सुंदरता का स्वागत कर रही होगी। फिर कैसे पुकार रही होगी। तो वह अपनी मधुर और सुरीली कुहू कुहू की आवाज में क्या कर रही होगी, अपने साथियों को पुकार रही होगी। ठीक, तो तीनों प्रश्न कोयल क्यों पुकार रही होगी। तो कोयल आम के घने बागों को देखकर और बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में पुकार रही होगी। फिर किसे पुकार रही होगी। तो कोयल अपने साथियों को पुकार रही होगी या फिर प्रकृति की सुंदरता का वो स्वागत कर रही होगी। तीसरा था कैसे पुकार रही होगी। तो कोयल है वो अपनी मधुर ध्वनि और सुरीली कुहू कुहू की आवाज में पुकार रही होगी। अगला है ख प्रश्न है बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। तो पवन किसका तन मन संवारती है और वह यह कैसे करती है। दो प्रश्न है। तो पवन किसका तन मन संवारती है। तो जो पवन है या जो मलय पवन है वो भारत देश के निवासियों और यहाँ के समस्त जीव जंतुओं का तन मन संवारती है। जो मलय पवन है वो भारत देश के निवासियों और यहाँ के समस्त जीव जंतुओं का तन मन संवारती है। फिर दूसरा है कि वह यह काम कैसे करती है। तो मलय पर्वत से आने वाली यह हवा चंदन की सुगंध से युक्त और कैसी होती है, शीतल होती है। मलय पर्वत से आने वाली ये हवा चंदन की सुगंध से युक्त और शीतल होती है। जब यह ठंडी और सुगंधित हवा हमें छूती है तो हमारी सारी थकान मिट जाती है और जो मन है वो प्रसन्नता से भर जाता है। इस तरह वो हमारे तन मन को संवारने का काम करती है। आगे बात करें शब्दों के रूप आधारित प्रश्न। जैसे जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। तो यहां पर जो पग शब्द है वो दो बार आया है और इसका मतलब है हर पग हर कदम पर। तो शब्दों के कुछ ऐसे जोड़े आपको और लिखने हैं। जैसे घर घर, घर घर का मतलब होगा प्रत्येक घर में या हर एक घर। फिर बाल बाल, बाल बाल का मतलब है बहुत बारीकी से। फिर है सांस सांस यानी प्रत्येक श्वास में या हर एक श्वास। फिर देश देश यानी प्रत्येक देश अथवा अलग अलग देश। फिर पर्वत पर्वत यानी प्रत्येक पर्वत अथवा हर एक पहाड़। अगला है इसी का ख, भूमि शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाना। जैसे भूमि से ही बना है युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, ऐसे ही आप कुछ और नए शब्द बना सकते हैं। जैसे तप से क्या बना, तप से बना तपोभूमि यानी तपस्या करने का साधन स्थान। देव से बना देवभूमि यानी देवताओं की भूमि। भारत से बना भारत भूमि यानी भारत की धरती। जन्म से बना जन्मभूमि यानी वह स्थान जहां जन्म हुआ हो। कर्म से बना आगे कर्म भूमि, वह स्थान जहां व्यक्ति अपना कर्म करता है। कर्तव्य से बना कर्तव्य भूमि, जहां पर कर्तव्यों का पालन किया जाए। मरु से बना मरुभूमि यानी रेगिस्तानी इलाका अथवा मरुस्थल। मलय से बना मलय भूमि यानी मलय पर्वत के आसपास की सुगंधित भूमि। मल्ल से बना मल्ल भूमि यानी पहलवानों के
लड़ने का स्थान, फिर यज्ञ से बना यज्ञ भूमि, वह स्थान जहां यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। रंग से बना रंग भूमि, यानी अभिनय या नाटक करने का स्थान। रण से बना रणभूमि, यानी युद्ध का मैदान। सिद्ध से बना सिद्ध भूमि, यानी वह स्थान जहां सिद्धियां प्राप्त की गई। तो यहां पर इस तरह हमने अलग अलग शब्दों के साथ में भूमि को जोड़कर नए शब्दों का क्या किया है, निर्माण किया। ठीक, आगे बढ़े हम। अगला प्रश्न है थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। देखो यहां पर नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो यहां पर दो शब्द है, एक दया और एक दिया। दोनों में केवल और केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा की वजह से दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो पूरी तरह क्या हो गया है, बदल गया। तो आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनानी है जिसमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी, लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हो। देखो यहां पर जैसे दया और दिया। दया का मतलब क्या है, दया का मतलब है करुणा। दिया का मतलब है दीपक या किसी चीज को किसी को देना। फिर घड़ा और घड़ी। घड़ा है मिट्टी का पात्र और घड़ी है समय बताने वाला यंत्र। फिर दिन और दिन। पहले दिन का मतलब होता है दिवस यानी दिन, दूसरे का मतलब होता है दिन का गरीब। आगे देखो कुल और कुल। एक कुल का मतलब होता है वंश या सब और दूसरे कुल का मतलब है किनारा। फिर मेल और मेल। मेल का मतलब होता है मिलन या एकता, दूसरे मेल का मतलब होता है गंदगी। फिर और और का मतलब होता है तरफ या दिशा, दूसरे और का मतलब होता है तथा या दूसरा। फिर सुत और चूत। यहां पर सुत का मतलब है पहले का पुत्र, दूसरे सूत का मतलब है धागा। तो दोनों शब्दों में केवल और केवल एक मात्रा का फर्क है, लेकिन फिर भी इनका जो अर्थ है वो पूरी तरह यहां पर एक दूसरे से अलग है। आगे देखो पाठ से आगे के प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की आपको विशेषता लिखनी है। तो यह प्रश्न आप अपनी मर्जी के अनुसार भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं। वह स्थान आपको कैसा लगता है और वहां की कौन कौन सी खास बातें हैं वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक नमूने के रूप में उत्तर दिया हुआ है कि मैं भारत के दिल्ली शहर में रहता हूं। मुझे ये स्थान बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ आधुनिकता और इतिहास का संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर लाल किला, कुतुब मीनार जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल। यहाँ का खान पान विशेषकर चाट और पराठे बहुत मशहूर। यहाँ की जलवायु में गर्मी और सर्दी दोनों का अनुभव होता है। इस तरह आप अपने स्थान के अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा देखो, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए और उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। देखो मैं अपनी माताजी के बारे में लिखना चाहता हूं और उनकी बहुत सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे वे बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव की है। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती। वे मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वे कभी भी हिम्मत नहीं हारते। इस तरह आप अपने किसी भी परिवार के सदस्य की अच्छी बातें लिख सकते हैं। आगे बात करें वंची से, कि श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। तो वंशी किसको कहते हैं, बांसुरी को कहते हैं वंशी। और यह मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। तो नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। आपको चित्र के नीचे उनका सही नाम लिखना है। जैसे पहला चित्र कौन सा है, पहला चित्र है वो है अलगोजा। कौन सा है, अलगोजा। दूसरा कौन सा है, बीन का। दूसरा चित्र है वो बीन का है। तीसरा है वो बांसुरी का है। चौथा है वो सिंगी का है। अगला है वो सहनाई का है। इसके बाद अगला है वो नाद का है। इसके बाद भंकोरा का है।
उसके बाद शंख का है। ठीक है, तो पहला चित्र अलगोजा, पहला चित्र किसका है? अलगोजा का। दूसरा बीन का, तीसरा बांसुरी का, चौथा सिंगी का, पांचवा शहनाई का, छठा नाद, सातवां भंकोरा, आठवां संग। आगे बात करें आज की पहेली की, इसकी बात करें आज की पहेली की हम बात करते हैं कि नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, उन्हें मिलाकर आपको सार्थक शब्द बनाना है। क्या बनाना है? सार्थक शब्द। जैसे समहगर, इसकी वजह से हमने क्या बनाया? महासागर। फिर हमियल, हमियल से क्या बनाया? हिमालय। गग से क्या बनाया? गंगा। पतर से भारत, लके से कोयल, वनप से पवन। तो इस तरह आप इन जो गलत शब्द थे उनकी मदद से ही हमने यहां पर नए उचित शब्दों का निर्माण किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 6 हिंदी विषय के प्रथम अध्याय मातृभूमि के समस्त अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।